हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरवाइव त्रिवेदी। तो बच्चों, पोरीफेरा के बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज की क्लास में आज हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम की एक नई फाइलम सीलनट्रेटा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा सीलनट्रेटा फाइलम के बारे में। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यहाँ पर आने वाले हैं। बहुत सारी नई नई बातें मैं आपको बताने वाला हूं, तो नोट्स बनाते चलिएगा और नीट की तरफ कदम बढ़ाते चलिएगा। और क्या, बातें कम किया करो, जल्दी आया करो क्लास में। बस थोड़ी थोड़ी एक एक कदम आगे बढ़ते जाओ, बूंद बूंद से ताल भरता है। तो चलिए, फालतू बातें न करते हुए अपनी मतलब की बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सीलनट्रेटा की। तो तैयार है आप? सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जानेंगे हमेशा की तरह कि इसको हम सीलनट्रेटा कहते क्यों। देखो, सीलनट्रेटा कहने का कारण ये है कि एक मिनट बच्चों, रुक जाओ जरा, कुछ गड़बड़ कर रहा है यार। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अभी फाइलम सीलनट्रेटा की। और इसमें भी सबसे पहले हम लोग एक बात करेंगे कि इसे हम सीलनट्रेटा कहते क्यों। एक और बात बता दें, इस फाइलम का नाम दूसरा जो होता है वो निडेरिया होता है। दूसरा नाम जो इसका है निडेरिया। अब सबसे पहले मुद्दे की बात समझें कि इसका यही नाम क्यों रखा गया, कोई और नाम क्यों नहीं रखा गया। बेटा, जितना भी बायोलॉजिकल सीन होता है उसमें हमेशा एक बात होती है कि कोई भी जो हेडलाइंस होती है वो उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करती है। दरअसल इस फाइलम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसके आधार पर इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? सीलनट्रेटा। दोनों बातें बताने वाला हूं। अब देखो, टर्म सीलनट्रेटा जो है वो सील और इंट्रॉन दो शब्दों से मिलकर के बना है। सील का मतलब यहां पर है कैविटी, और कैविटी का मतलब होता है बेटा गुहा। और इंट्रॉन का मतलब होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर। अर्थात जठर वाहिनी गुहा युक्त ऐसे सभी लिविंग्स जिनकी बॉडी में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है उनको इस फाइलम में रखा गया। अब तुम्हारे दिमाग में बात आ जाएगी कि सर ये जठर वाहिनी गुहा होती कहां है। आपने अपने बुक में देखा होगा कि हाइड्रा बना हुआ है। अब जैसे ये कोई एक सीलेंट्रेक्स एनिमल है, कोई क्या इसका नाम हाइड्रा रख देते हैं। हाइड्रा में जो डाइजेस्टिव पैटर्न था वो सिंगल ओपनिंग थी, यानी एनस नहीं पाया जाता। तो शरीर का ये हिस्सा जो अंदर यहां पर खोखला आपको दिख रहा है, इसी को हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और ये केवल हाइड्रा में नहीं है, इस फाइलम के जितने भी सदस्य होते हैं सब में यहां पर भोजन को पचाने के लिए एक नलिका के समान रचना पाई जाती है। इसलिए जिनमें भी ये लक्षण पाया जाता है उन सभी को उठा करके इस फाइलम में रखा गया
यानी जठर वाहिनी युक्त या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कंटेनिंग जितने भी लिविंग्स थे, लिविंग्स की जगह यहां पर एनिमल्स कहेंगे, जितने भी जंतु थे उनको यहां पे रखा गया। पहली बात आपको समझ में आ गई। अब बात नंबर 2 करें। बात नंबर 2 क्या कि इसका दूसरा नाम क्या रखा गया है? इसका दूसरा नाम रखा गया निडेरिया। देखो सी के चक्कर में पढ़ो मत कि आगे सी साइलेंस है, ये साइलेंस है, पढ़ा इसको जाता बेटा निडेरिया। अब दूसरी बात कि इसको निडेरिया क्यों कहते हैं। देखो निडेरिया कहने का कारण जो है, इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो आपको एकदम से क्लियर हो जाती, जो स्पेशल क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से होते हैं, है ना। तो पूरी बात को ध्यान से सुना करो। निडेरिया की बात करें कि इसका नाम निडेरिया क्यों रखा गया। वास्तव में ये जो निडेरिया शब्द है ये निडोब्लास्ट या निडोसाइट सेल से लिया गया है। टर्म निडेरिया derived from nidoblast oblique nidocyte सेल। अब ये क्या है, ये कौन सी सेल है बेटा? जो सीलेंट्रेट्स होते हैं इनके शरीर में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेल कैसी बनी होती है आप देखिए जरा। ये सेल इस प्रकार से ऐसे बनी होती हैं, इस तरीके से ऐसे, और पूरी सेल इस तरीके से आपको दिखेगी। एक मिनट जरा इसको फिर से बनाता हूं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कभी कभी अपने हिसाब से काम कर देती है, हमारी बात नहीं मानती। अपना वाला बोर्ड होता, मार्कर चलता तो बात खत्म हो जाती 1 सेकंड में। तो मैं कह रहा था अभी आपसे कि इस तरीके से कुछ सेल्स पाई जाती हैं ऐसे। इनमें से एक बाहर की तरफ निकला हुआ ये सूत्रवत धागा, थ्रेड, और बाहर की तरफ इसमें ये एक कैप्सूल, एनसीईआरटी ने इस शब्द का प्रयोग किया। तो कैप्सूल कहां है बेटा? ये कैप्सूल, और इसको स्टिंगिंग कैप्सूल भी या निमेटोसिस्ट भी कहते हैं। इसको निमेटोसिस्ट। इसके एक सिरे पर ये इस तरीके से ढक्कन या अपरकुलम, और पूरी सेल आपको ऐसे दिखेगी, और यहां पर एक कांटे जैसी रचना दिखती है ऐसी। इस कांटे जैसी रचना को हम कहते हैं निडोसील। क्या बोलते हैं इसको? निडोसील। इसके अंदर बेटा यहां पर क्या भरा होता है? एक विष भरा होता है जिसको हम कहते हैं हिप्नोटॉक्सिन। एनसीईआरटी ने हालांकि इसका नाम नहीं लिया है, इस तरीके से यहां पर ऐसे। अब जैसे ही कोई शिकार आता है और शिकार आकर के पहले ये बंद होती, पैकअप होती है। जैसे शिकार निडोसील को छूता है ये ट्रिगर होती है, और ये ढक्कन ऐसे खुलता है, और ये इसके अंदर निकला हुआ सूत्र ऐसे जाके ऐसे उसको कैप्चर कर लेता है। तो जिन सजीवों में, जिन जंतुओं में
इस प्रकार की सेल्स, ये कौन सी सेल्स है? नीडोब्लास्ट है, या इसी को नीडोसाइट सेल कहते हैं। दंश कोशिका भी इसी को कहते हैं। ये डंक मारती है, इसका दूसरा नाम हिंदी याद आ गया मेरे को, दंश कोशिका भी कहते हैं। तो जितने भी सजीवों में दंश कोशिका पाई जाती है, या जो दंश कोशिका धारक सजीव हैं, जंतु हैं, उनको रखा गया है, किसमें रखा गया? निडेरिया के अंतर्गत। देखो दोनों बातें एक ही है, निडेरिया और सीलेंट्रेटा दोनों बात एक ही है। अंतर दोनों में क्या है कि एक टर्म लिया गया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की प्रेजेंस से, और दूसरा लिया गया इनमें पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाओं से। अब देखिए ये जो सेल है, इससे जंतु को लाभ क्या होता है? पहला लाभ होता है एंकरेज। ये सजीव को स्थिरता प्रदान करती है। दूसरा डिफेंस, शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। और तीसरा इनका काम जो होता है वो होता है कैप्चर ऑफ प्रे। कैप्चर ऑफ प्रे, प्रे कहते हैं बेटा इस यहां पर भोजन को, यानी भोजन को पकड़ना, या इसको हम कह सकते हैं शिकार। तो अभी बात चल रही थी जैसे कि आपकी कि nidocyte cell play very important role in the nidarians because they provided anchorage of livings, defense of animals and also help in the capture of prey. ये बहुत मजेदार कोशिकाएं हैं सीलेंट्रेटा की। क्या क्या करती हैं अभी बताया ना मैंने कि ये जंतु को स्थिरता प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती हैं और भोजन को पकड़ने में हेल्प करती है। क्लियर हो गई बात? चलिए वर्गीकरण के जो बेसिस थे उसके आधार पर इस फाइलम को देख लेते हैं, और ये आपको हर बार याद करना पड़ेगा अलग अलग फाइलम में, ये आप मान के चले। तो चलिए बात करें सबसे पहले बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। शरीर के संगठन की बात कर लें। दूसरी बात करेंगे हम लोग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी विकास के दौरान कितने स्तर बनते हैं। तीसरी बात करेंगे हम लोग डाइजेस्टिव पैटर्न की। अब देखो अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये पोरीफेरा के बाद आ रहा है। पहले भी हमने आपको बताया था कि इसमें टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। ऊतकी संगठन का शरीर, ऊतकी संगठन का शरीर, यानी पोरीफेरा में जो पाई जाने वाली कोशिकाएं थी वो कोशिकाएं मल्टीसेलुलर तो था, लेकिन सभी कोशिकाएं अलग अलग अपना काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही सीलेंट्रेटा में सजीव का विकास हुआ तो कई कई कोशिकाएं आपस में मिलकर के एक ही काम को करना स्टार्ट कर दिया, और कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो पहली बार अगर किसी जंतु में ऊतकों का विकास हुआ तो वो संघ था सीलेंट्रेटा, वो फाइलम था सीलेंट्रेटा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहां पर अभी भी क्या है? डिप्लोब्लास्टिक है, अभी भी डिप्लोब्लास्टिक है, यानी इस कैरेक्टर में ये पोरीफेरा के समान है।
यहां पर हमने आपको एक बात बताई थी पहले, एक बार दोबारा सुन लीजिए कि इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं इनमें इक्टोडर्म और इक्टोडर्म के साथ ये इंडोडर्म, ये आप देख सकते हो, ये इक्टोडर्म और ये अंदर आप देख रहे हो ये इंडोडर्म। ये इंडोडर्म और बाहर वाला ये जो दिख रहा है ये इक्टोडर्म और ये इंडोडर्म। दोनों के बीच में एक ये अनडिफरेंशिएटेड पार्ट पाया जाता है, यहां पर जो हम ब्लैक कलर से ये डॉट कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं मीसोगिलिया। ये कहीं और नहीं पाई जाती, केवल इसी फाइलम का कैरेक्टर है ये मीसोगिलिया का पाया जाना। इक्टोडर्म और मीसोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का पार्ट पाया जाता है जिसे मीसोगिलिया कहते हैं। तो दो स्तर पाए जा रहे हैं, द्विकोरिकी है। कैसा है? द्विकोरिकी यानी डिप्लोब्लास्टिक। आगे वाले कैरेक्टर की अगर बात करें डाइजेस्टिव पैटर्न की, इनके आहार नाल की बात करें तो आहार नाल तो एक अंग तंत्र है, आहार नाल तो अभी बनी नहीं, आहार नाल अभी इनमें पाई नहीं जाती, फिर लेकिन भोजन तो ये करते हैं। बेटा पहले भी हमने बात करी थी कि दो तरीके की एलिमेंट्री कैनाल है, एक जिसमें सिंगल ओपनिंग्स होती है और एक इसमें डबल ओपनिंग्स होती है। अब जैसे इसकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, एक बार फिर से बना देते हैं। ये देखिए आप, ये हाइड्रा का बॉडी है इस तरीके से, ऐसे दोनों बातें यहां पर हम समझाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए ऐसे शरीर का ऊपर का जो फूला हुआ भाग है इसे हम कहते हैं हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम, हाइपो का मतलब होता है नीचे और स्टोम का मतलब स्टोमेटा, स्टोमा से लिया गया मुख। तो इसके बीच में यहां पर ये माउथ पाया जाता है, ये सिंगल ओपनिंग्स माउथ, सर्व एज माउथ एंड एनस बोथ। इसी से ये भोजन करते हैं और इसी से ये वेस्टेज को बाहर निकालते हैं, सिंगल ओपनिंग्स। अगर बाकी की बात कर ली जाए तो इसको बेटा यहां पर इक्टोडर्म कहेंगे, ये वाला इंडोडर्म हो जाएगा और बीच का पार्ट ये जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मीसोगिलिया। और यहां पर ये जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर, पहले भी चर्चा हुई, वेस्कुलर कैविटी। यानी इनकी आहार नाल को आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल न कहते हुए हम इसको क्या कहते हैं? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। अब बात अगर करें कि इनमें डाइजेशन कैसा होता है, तो बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का होता है। क्या मतलब है इसका? देखो इनमें पूर्ण विकसित आहार नाल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि दैट इज नॉट वेल कंप्लीटेड। एलिमेंट्री कैनाल पूर्ण विकसित नहीं है, वेल कंप्लीटेड नहीं है। तो भोजन दो तरह से पचेगा, एक तो कहां पचेगा? एक तो पचेगा यहां पर जो इंडोडर्म की सेल्स होती है
आधा भोजन पहले तो यहाँ पे पचेगा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, यहाँ पर एक्सटर्नल होता है, और बाकी का जो भोजन का पाचन है वो यहाँ पर होता है। ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं इंडोडर्मिस की, आधा वहां पे होता है, आधा कहाँ होता है, इस कैविटी में, जठर वाहिनी गुहा में होता है, और आधा भोजन का पाचन जो होता है इंडोडर्मिस की सेल में होता है। अपने जैसा नहीं है कि एक ही बार में आहार नाल में डाइजेस्ट होकर फिर एब्जॉर्ब किया जाता है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहां पर डाइजेशन दो तरीके से होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब देखो इधर कुछ सीलन टेक्स्ट जो होते हैं, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी, क्या लिखी एनसीईआरटी ने लाइन लिखी यहां पर, एनसीईआरटी ने लाइन लिखी, सम ऑफ द निडेरियंस skeleton, some of the Nidarian has skeleton, कुछ सिलेंटेट्स में कंकाल पाया जाता है, कंपोस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और उनको हम लोग कहते हैं कोरल, या सुना होगा एक मूंगा, ज्वेलरी के ज्वेलर्स के पास यहाँ पे मिलता है, आपको दिखाता हूं, मेरे को भी दिखाता हूं कैसा होता है। तो मैंने कहा कि देखो ये कुछ ये दिख रहा है ना, ये आपको स्क्रीन पे देखो ऐसे दिख रही है, ये जो दिख रहा है ना ये आपको, यही मूंगा होता है, ज्वेलर्स के पास मिलता है, इसको हीरे मोती ऐसे बोलते हैं ना, तो मोती हमें सीप से मिलता है, और जो मूंगा नाम का रत्न होता है वो वास्तव में सीलेंट्रेट्स होते हैं, और उनके ऊपर क्या पाया जाता है बेटा, उनके ऊपर जो होता है वो क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर हो गई बात कि कुछ सीलेंट्रेट ऐसे हैं जिनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल पाया जाता है, उनको हम मूंगा कहते हैं, कोरल्स कहते हैं। तो सीलेंट्रेटा के अगर बॉडी फॉर्म की बात की जाए, बॉडी फॉर्म का मतलब यहां पे क्या है, बॉडी फॉर्म का मतलब है शरीर की संरचना। तो इनकी शारीरिक संरचना जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक जो होती है सेसाइल और सेलेंड्रिकल, सेसाइल और सेलेंड्रिकल, और दूसरी जो होती है वो होती है अम्ब्रेला शेप्ड। छाते के आकार की, और दूसरे कैसे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, सीधे खड़े रहने वाले, वृंत के समान, डंठल के समान सेसाइल कह सकते हो। यानी सीलेंट्रेट्स एक ही प्रकार के नहीं होते, उनकी बॉडी की संरचना दो प्रकार की होती है। कुछ जो बेटा होते हैं वो सीधे बेलनाकार होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो छाते के आकार के होते हैं। अब इनमें से जो सेसाइल होते हैं इनको हम कहते हैं पॉलिप। क्या बोलते हैं इनको, इनको हम बोलते हैं पॉलिप। और जो छाती के आकार के होते हैं इनको हम कहते हैं मेड्यूसा। देखो इसका हिंदी नहीं है आज, जो आप इसमें भी हिंदी ढूंढने लगो,
इसको कहते हैं मेड्यूसा, जो छाते जैसा हो। अब कैसे, देखो यहां पर जैसे ये ऐसे बना हुआ, ये हाइड्रा है इस तरीके से। अब ये कैसे बना हुआ है, ये देखो लंबा डंठल के समान इस प्रकार से ऐसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा है। तो ये कौन सी स्टेज हो गई, ये स्टेज हो गई इसकी पॉलिप। तो जब ऐसे लंबा पेन की तरह दिखाई दे तो बेटा इसको बोलते हैं पॉलिप। और जब ये कैसे दिखे आपको, ये अब देखो, ये अब ये आपको दिख रहा है छाते की तरह ऐसे। जब ये छाते की तरह ऐसे दिखते हैं, जैसे जेलीफिश, आरिलिया, ये अब आपको दिख रहे ना ऐसे। तो जब ये छतरी की तरह आपको दिखाई दे, अब स्पष्ट यहाँ पे देखिए, जब ये इस तरीके से दिखते हैं तो पॉलिप, और जब ऐसे दिखते हैं तो इनको हम कहते हैं मेडूसा। क्लियर हो गई। उसका एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया आपको। क्या बता दिया, पॉलिप का एग्जाम्पल है हाइड्रा। एनसीईआरटी ने एक और एग्जाम्पल लिखा, एडेम्सिया। एडेम्सिया, और इसको हम लोग कहते हैं आरिलिया, या इसी को कहते हैं जेलीफिश। क्लियर हो गई बात। अब देखो एक चीज और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों स्टेज एक ही में पाई जाती है। वैसे तो जनरली क्या होता है कि ये स्टेज अलग होती है, इस टाइप के लिविंग्स अलग होते हैं, और इस टाइप के लिविंग्स अलग होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बोथ polyp and medusa both are present in same animals. Those cnidarians which exist both form exhibit, तो इसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आप समझे नहीं बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कभी कभी पॉलिप तथा मेड्यूसा एक ही जंतु के शरीर की अवस्थाएं होती हैं। हिंदी में लिख दिया, तो cnidarians which exist both form exhibit। अब इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। क्या कहते हैं इसको, पीढ़ी एकांतरण। क्लियर हो गई बात। जब पॉलिप और मेड्यूसा किसी एक ही शरीर में पाए जाते हैं तो इसे हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण, या इसी को हम लोग कह सकते हैं मेटाजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको, मेटाजेनेसिस। एग्जाम्पल सर, बेटा ओबेलिया। अब इसमें एक बात हम आपको और बताएं, यहां पर जो ओबेलिया होता है उसमें मैंने क्या कहा अभी आपसे कि पॉलिप स्टेज भी होती है और मेड्यूसा स्टेज भी होती है। ये क्वेश्चन यहां पर और पूछा जाता है। तो जब पॉलिप से मेड्यूसा बनती है ऐसे, तो ये एसेक्सुअली बनती है। कैसी बनती है, एसेक्सुअल तरीके से बनती है। लेकिन जब मेड्यूसा से पॉलिप बनता है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनता है। तो इस प्रकार जब पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप बनता है तो इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन
ऑफ जनरेशन। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बेटा बात करें अगर हम लोग तो इसके एग्जाम्पल्स की, तो इसके अंतर्गत बेटा फाइसिलिया, एडेम्सिया, पिनेटुला, गोर्गोनिया और मेंडेलिया जैसे सजीवों को रखा गया। देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें हम कोई मदद नहीं कर सकते आपकी। ऊपर वाले को हिंदी में क्या कहते हैं? पुर्तगाली युद्ध मानव। सी एनिमोन को यही बोलते हैं, समुद्री एनिमोन। सी पैन समुद्री व्यंजन, और इसे हम कहते हैं समुद्री पिच। इसे कहते हैं ब्रेन कोरल। इसे कहते हैं समुद्री व्यंजन। बात समझ में आई? तो ये था आपका सीलन टेट्राफाइलम और उसका डिस्क्रिप्शन। क्लास अभी बंद नहीं हुई है, अभी हम इसके आगे वाले फाइलम टीनोफोरा पर भी बात करेंगे। तो बेटा इसके एग्जाम्पल समाप्त हुए और मैंने क्या कहा कि क्लास खत्म नहीं हुई। अब हम लोग अगला फाइलम करेंगे और अगला फाइलम हमारा है टीनोफोरा। राइट, क्या करेंगे यहां पर हम लोग? अगला फाइलम हम करेंगे अब हम लोग टीनोफोरा। देखो टीनोफोरा के बारे में एक बात पहले समझ लीजिए। जब हम पढ़ते थे आपकी क्लास में, ये बड़ी पुरानी बात है, तो ये फाइलम नहीं हुआ करता था। सीलन टेट्रा के बाद डायरेक्ट प्लेटिहेल्मिन्थेस होता था और टीनोफोरा को सीलन टेट्रा के अंदर ही पढ़ा जाता था एक क्लास के रूप में। लेकिन इसके बाद क्लासिफिकेशन अपडेट हुआ तो फाइलम जो थे उनकी दो कैटेगरी बनाई गई। एक बनाया गया मेजर फाइला और दूसरे बनाए गए माइनर फाइला। माइनर फाइला वो होते हैं जो एवोल्यूशन को पूरी तरीके से परिशुद्धता के साथ फॉलो नहीं करते। उनके कैरेक्टर किसी न किसी कहीं ना कहीं से और रिलेट करते हैं। तो टीनोफोरा वास्तव में एक बहुत छोटा फाइलम है, बहुत कम जंतु पाए जाते हैं इसमें, और ये एक माइनर फाइला है। इनको हम सामान्य रूप से समुद्री अखरोट, कॉमनली नोन एज सी वॉलनट, टीनोफोरा के जो सदस्य होते हैं सामान्य तौर पर इनको हम समुद्री अखरोट कहते हैं। कई बार इनको हम कॉम्ब जेली या कंकाल जेली भी कहते हैं। और उसके पीछे रीजन है, इनको हम समुद्री अखरोट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो शेप होता है, जो बॉडी होती है, वो इस तरीके से देखिए आप, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये देखिए, इसकी अगर बात करें तो ये प्लूरोबैंकिया है और इनका जो शेप होता है वो इस तरीके से अखरोट की तरह होता है। इन पर ये 8 कॉम्ब प्लेट पाई जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये देखिए अंदर एक सिस्टम दिखाया गया, वही सीलन कैविटी वाला। कंघी के आकार की पट्टिकाएं होती हैं, इसलिए इनको हम कॉम्ब जेली कहते हैं।
ये तो थी कि इनको हम, अब जरा ध्यान से बात को समझिएगा, छोटा सा फाइलम है। दूसरी बात कि कोई भी सदस्य इनका स्वच्छ जल में नहीं पाया जाता है। ये सारे के सारे जो होते हैं वो मराइन होते हैं, सारे के सारे मरीन वाटर, समुद्री जल में रहते हैं। सिमेट्री की बात करो तो इनमें भी रेडियल सिमेट्री है। मैंने कहा था कि तीनों सीलन, तीनों रेडियल, सीलन तीनों रेडियल। एडल्ट इकाइनोडर्म्स रेडियल, 3 जगह रेडियल सिमेट्री की बात की गई। अभी मैंने आपको दिखाया था कि इनकी बॉडी पर 8 कॉम प्लेट पाई जाती हैं जो इनके प्रचलन में सहायक होती हैं। किसमें सहायक होती है? इनके प्रचलन में सहायक होती है। ये अभी देख रहे थे ना आप, ये ऐसे बना हुआ था, ऐसे, और इस पर इस प्रकार से ये एक, जैसे खरबूजा होता ना, 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 प्लेट पाई जाती और ये इसको प्रचलन में हेल्प करती, चूंकि यहां पर ऐसे ये कंघीकार पट्टिकाएं होती। ये प्लूरोब्रैंकिया है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी बना हुआ है इस तरीके से, ऐसे। इससे एक ही क्वेश्चन जनरली आता है, वो ये वाला है, बायोलुमिनेसेंसी, स्फुरदीप्तता या जीव संदीप्त। जैसे जुगनू को आपने देखा है ना, वैसे इसके सदस्य जो होते हैं, इस फाइलम के सदस्य दिन में प्रकाश को अवशोषित करते हैं और रात में ये चमकते हैं, या अंधेरे में इस प्रकार के सजीवों के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है। तो जब किसी सजीव के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है, इसी घटना को हम कहते हैं बायोलुमिनेसेंसी या जीव संदीप्तता, जो इस फाइलम का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और यही क्वेश्चन बार बार नीट में पूछा जाएगा। बाकी सारी चीजें वही है पहले जैसी, रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, एग्जाम्पल प्लूरोब्रैंकिया और ट्यूनोफ्लोरा। कैसा है? प्रजनन केवल बेटा इसमें पाया जाता है लैंगिक। निषेचन की बात करें तो केवल बाह्य प्रकार का, और अगर भ्रूणी विकास की बात की जाए तो इनडायरेक्ट होता है। और जहां भी इनडायरेक्ट लिखा होता है, इसका मतलब क्या बताया था मैंने, कि उन जंतुओं में लार्वल अवस्था पाई जाती है। और लास्ट में आप एग्जाम्पल याद कर लें, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लाना। तो बच्चों, आज की क्लास में आपको 2 फाइलम पढ़ाए गए। ईमानदारी से इन्हें पढ़ें, घर पे बार बार रिवाइज करें, क्वेश्चन लगाएं, और अगले फाइलम का इंतजार ज्यादा देर नहीं, केवल कल रात 8 बजे तक ही करना है। फिर मिलते हैं अगले 2 फाइलम्स के साथ, यानी प्लेटिहेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।